ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। जॉनथन एक मिलियनर जो कि अपनी वेकेशंस के लिए प्लानिंग कर रहा था। वो यही सोच रहा था कि आखिर क्या किया जाए, ऐसा वेकेशंस को किस तरह से बिताया जाए और कहाँ बिताया जाए जिससे उसके जो वेकेशंस है वो यादगार बन जाए। उसने कई सारी चीज़ें ज़िंदगी में पहले ही कर रखी थी, चाहे वो माउंटेन्स पे हाइकिंग करना हो या फिर बड़े से बड़े जंगल में घूमने जाना हो। सफारी का लुत्फ़ भी वो उठा चुका था। अब उसने ये सोचा था कि कुछ अलग करना है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो जिस चीज़ के बारे में भी सोचता जॉनथन को वो बोरिंग लगने लगती और वो उस प्लान को फिर कैंसिल कर देता। उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी एक सुबह उसके घर के लेटर बॉक्स में एक पैम्पलेट आया और जब जॉनथन ने उस पैम्पलेट को देखा, उस पैम्पलेट पे एक बहुत ही अच्छी ट्रिप के बारे में लिखा गया था जिसमें एक कंपनी ऑफर कर रही थी $20,000 में 20 दिन की एक लग्जरी ट्रिप, जिसमें एक लग्जरियस ट्रेन पैसेंजर्स को काफ़ी स्पेशल रूट से घुमाते हुए काफ़ी खूबसूरत डेस्टिनेशंस पे जाएगी। जॉनथन काफ़ी अमीर था, तो बचपन से ही वो प्लेन्स में सफ़र करता था। ट्रेन में कभी वो गया नहीं था, उसने कभी ट्रेन में सफ़र नहीं किया था। और जब उसे एक मौका मिला कि लग्जरियस ट्रेन में 20 दिन की ट्रिप मिल रही है, फिर जॉनथन ने सोचा कि छुट्टियों में अब तो यही करना है। उसने कॉन्टैक्ट नंबर जो दिए थे उस पैम्पलेट पे, उस पर कॉल किया। सामने से जिस बंदे ने कॉल उठाया उसे कहा कि जी सर, मेरे घर पे ये लेटर बॉक्स में ये पैम्पलेट आया था जिसके ऊपर ये ट्रेन में जो लग्जरी ट्रेन है उससे आप कोई ट्रिप वगैरह करा रहे हैं। जिसके जवाब में उस एजेंट ने कहा कि जी सर, आप काफ़ी लकी हैं कि वो पैम्पलेट आपके घर पे आया है। यकीन मानिए $20,000 में अगर आप उस ट्रिप पे जाएंगे, यकीन मानिए अगर आप $20,000 पे करके उस ट्रिप पर जाएंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे और आप हर वेकेशन में हमारे पास ही कॉल करेंगे। एजेंट ने अपना काम शुरू कर दिया और जॉनथन भी मान गया। उसने कहा कि ठीक है, आप इतनी तारीफ कर रहे हैं तो एक बार जाके देख ही लेते हैं। मैं जाना चाहता हूँ, आप मुझे कहाँ आना है, ट्रेन कहाँ से जाएगी, उन सब की डिटेल्स बता दीजिए और पैसे मैं आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। जॉनथन ने सारी प्रोसेस कर ली और उसके घर पे टिकट आ गई। टिकट 4 दिन बाद की थी, तो जॉनथन ने पैकिंग वगैरह सब अच्छे से कर ली और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था कि उसने कभी ट्रेन में सफ़र भी नहीं किया था। और जिस तरह से वो एजेंट बता रहा था वो ट्रेन काफ़ी खूबसूरत डेस्टिनेशन से होते हुए गुजरेगी, वो बात जॉनथन को और भी ज़्यादा एक्साइटेड कर रही थी। 4 दिन बीत गए और जिस दिन की टिकट थी, जिस दिन की ट्रेन थी, जॉनथन वहां पहुंच गया जहां बुलाया गया था। जॉनथन ने ट्रेन को निहारा। ट्रेन वाकई में काफी शानदार थी, एकदम लग्जरी। पूरा स्वागत जॉनथन का और बाकी पैसेंजर का काफी अच्छे से हुआ। जॉनथन काफी खुश था। उसे यह पता चल गया था कि उसके $20,000 वेस्ट नहीं गए हैं, बल्कि ये जो ट्रिप है वो सच में $20,000 के काबिल है। ट्रेन पूरी लग्जरी थी। जॉनथन को उसकी सीट पे एकदम लग्जरी स्टाइल में बैठा दिया गया और जॉनथन ने एंजॉय करना शुरू कर दिया। वो ट्रेन काफ़ी खूबसूरत जगहों से होते हुए जा रही थी। जॉनथन 3 दिनों तक काफ़ी खूबसूरत डेस्टिनेशंस पे घूमा। उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। इतनी मज़ेदार ट्रिप कभी एंजॉय नहीं करी थी और जॉनथन काफ़ी खुश था। लेकिन एक रात जब ट्रेन चल रही थी तो अचानक से पूरी ट्रेन को एक ज़ोरदार झटका लगा, जिसकी वजह से ट्रेन वहीं पर रुक गई। ट्रेन पलटते पलटते बच गई। सारे जो पैसेंजर्स थे वो बाहर निकले और जो उन्होंने बाहर देखा उसे देखकर सबकी हालत ख़राब हो गई। उन्होंने देखा कि ट्रेन की जो पटरी है उसे किसी ने तबाह कर दिया था और जब सबने आसपास का नज़ारा देखा तो सबकी हालत ख़राब हो गई।
क्योंकि आसपास सिर्फ घना जंगल था और कुछ भी नहीं। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। जॉनथन ने वहां पर जो एम्प्लॉयज थे उनसे बात करी, लेकिन सबका यही कहना था कि किसी ने पटरी को तबाह कर दिया है और हमें मदद बुलानी होगी, क्योंकि जब तक पटरी ठीक नहीं हो जाती तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। उन एम्प्लॉयज़ ने कहीं पर कॉल किया और फिर उन सारे पैसेंजर्स से कहा कि आप चिंता मत करिए, सुबह तक यहाँ पर वो पटरी को ठीक करने वाले आ जाएंगे। ये ट्रेन काफ़ी बुरी जगह रुकी है क्योंकि यहाँ आने में बहुत टाइम लगेगा। उन्होंने कहा है कि वो सुबह तक पहुँच जाएंगे, आप अपनी अपनी सीट पे जाइए और इन्जॉय करिए, आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन ट्रेन तो अब सुबह ही चलेगी। जॉनथन ने कहा कि चलो ठीक है, अब क्या ही किया जा सकता है। लेकिन जॉनथन के दिमाग में एक बात आ रही थी कि पटरी ऐसे अपने आप तो नहीं टूट सकती, कुछ ना कुछ तो है जिसने ये काम किया है। लेकिन जॉनथन ने इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और अपनी सीट पे चला गया और सारे पैसेंजर अपनी अपनी बोगीज़ में और अपनी अपनी सीट पे बैठ गए और अपने अपने कामों में लग गए। कोई सो रहा था, कोई अपने फ़ोन्स को चला रहा था और कोई टीवी देख रहा था। सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। जॉनथन भी हेडफोन्स लगा के गाने सुन रहा था और उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। नींद उसकी तो उड़ चुकी थी, लेकिन उसे कोई गम नहीं था क्योंकि ट्रेन में काफ़ी मज़ा आ रहा था। लग्जरी जो थी, वो हेडफोन्स में गाने सुन रहा था। तभी अचानक से उसे किसी के गुर्राने की आवाज़ आई। जॉनथन ने जब ये गुर्राने की आवाज़ सुनी तो वो अपने हेडफोन्स को चेक करने लग गए, कहीं हेडफोन्स खराब तो नहीं हो गए, क्योंकि वो जो गाने सुन रहा था उसमें गुर्राने की कोई आवाज़ तो होनी नहीं चाहिए। तो आखिर ये गुर्राने की आवाज़ कहाँ से आई? जॉनथन को लगा कि ये शायद गाने में से नहीं बल्कि हकीकत से कहीं से आई है। तो जॉनथन आसपास देखने लगा और आखिर में वो विंडो के बाहर झांकने लगा, कहीं बाहर से ये आवाज़ तो नहीं आई है। जॉनथन ने बाहर की ओर देखा तो काफ़ी घना जंगल था, कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, अंधेरा था हर जगह। लेकिन जॉनथन ने जब ध्यान से देखा तो उसे झाड़ियों में कुछ हलचल नजर आने लगी। लेकिन जॉनथन ने सोचा कि शायद कोई छोटा मोटा जानवर होगा, इसलिए उसने इस बात को सीरियसली नहीं लिया और वो वापस से हेडफोन्स लगाकर गाने सुनने लगा। तकरीबन 10 मिनट बाद वही गुर्राने की आवाज़ फिर से आई। जॉनथन ने वापस से खिड़की के बाहर झांका तो उसे झाड़ी में हिरन के सींग जैसा कुछ नजर आया। वो सींग ही थी जो हिरन के सर पे होती है। तो फिर जॉनथन ने सोचा कि ये तो कोई हिरन है, इससे क्या खतरा होगा, इसलिए उसने फिर से इस बात को इग्नोर कर दिया और फिर से गाने सुनने लगा। तभी अचानक से पूरी ट्रेन की लाइट चली गई और पूरी ट्रेन में अंधेरा हो गया। हर कोई पैनिक करने लगा। तभी वहां पर स्टाफ के बंदे आए और उन्होंने कहा कि किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हमारा बंदा क्या है, वो फॉल्ट को चेक कर रहा है, कुछ ही देर में लाइट आ जाएगी। तभी अचानक से वहां किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई और वो आवाज़ उसी बोगी से आई थी जहां पर जनरेटर रखा हुआ था। बाकी के एम्प्लॉयज़ वहां भागते हुए गए और उन्होंने देखा कि जो जनरेटर ठीक करने के लिए, जो जनरेटर चेक करने के लिए आदमी गया था वो वहां से गायब था और उसे पूरी बोगी में खून के छींटे थे। ये सब देख के वो एम्प्लॉयज़ भी पैनिक करने लगे और अपने सीनियर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगे। और जब पैसेंजर्स ने उन एम्प्लॉयज़ से पूछा कि आखिर बात क्या है, तो उन एम्प्लॉयज़ के मुंह में जैसे ज़बान ही ना हो, वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। वो यही सोच रहे थे कि अगर हम इन्हें बता देंगे कि आखिर हुआ क्या है तो ये सब बौखला जाएंगे और कुछ भी हो सकता है, मामला बिगड़ सकता है, मामला हालात से बाहर जा सकता है। इसलिए किसी एम्प्लॉय ने जो हुआ था उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। सारे एम्प्लॉय शांत हो गए। तभी अचानक से जॉनथन की नज़र एक झाड़ी पे पड़ी और जॉनथन उस झाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। सारे जो पैसेंजर्स थे वो जॉनथन को देख रहे थे और जब जॉनथन उस झाड़ी के पास गया तो उसने जो देखा उसे देखकर जॉनथन का गला सूख गया
उसने देखा कि एक इंसान की कटी हुई लाश उस झाड़ी के अंदर तड़प रही थी। ये देखकर वो चिल्ला उठा और फिर सारे पैसेंजर जब उस झाड़ी के पास गए तो उन्होंने भी वही देखा। सब के सब पैनिक करने लगे और सब इधर से उधर चिल्लाने लगे, रोने लगे और सब अपने अपने कॉन्टैक्ट्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगे। लेकिन उस जंगल में किसी के फ़ोन में भी नेटवर्क्स नहीं आ रहे थे। सब के सब घबराए हुए थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उन सारे एम्प्लॉयज़ ने सारे पैसेंजर्स को ट्रेन के अंदर जाने के लिए कहा और बाहर ना निकलने की चेतावनी दे दी और सारे पैसेंजर्स ने ऐसा ही किया। सब के सब ट्रेन में चढ़ गए और दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक कर दिया। सब के सब खौफ में जी रहे थे अंधेरे में। तभी वहाँ चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी और ये चिल्लाने की आवाज़ किसी इंसान की नहीं थी, ये किसी भयानक जीव की थी जो कि मांस का भूखा था। वहाँ हर तरफ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। सारे पैसेंजर्स अपने मुंह पे हाथ रख के अपने मुंह को बंद कर रहे थे कि कहीं कोई आवाज़ ना हो जाए। तभी उस जंगल से एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पूरे 10 पतले पतले, जिनके शरीर में बिल्कुल भी मांस नहीं था, उनके सर पर हिरन जैसी सींगें थी, उनके जबड़े से खून निकल रहा था। यानी कि वेंडिगोस उस जंगल से बाहर निकले और उस ट्रेन को घूरने लगे। वो सारे उस ट्रेन का चक्कर लगाने लगे गोल गोल करके और खिड़कियों में झांकने लगे। अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन खुशबू ज़रूर आ रही थी इंसानी मांस की। वो सारे खुश हो रहे थे और उनको पता चल गया था कि ट्रेन में ढेर सारे इंसान हैं और ढेर सारे इंसानों का मतलब वेंडिगोस के लिए ढेर सारा खाना। वेंडिगोस वहाँ पर चिल्लाने लगे और चीखने लगे और उस पूरी चीख और चिल्लाने की आवाज़ से पूरा जंगल गूंज रहा था। हर किसी पैसेंजर का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। हर कोई अपनी जान की सलामती की दुआ कर रहा था। सारे पैसेंजर्स में से एक भी पैसेंजर ने यही नहीं सोचा था कि इस वेकेशन की ट्रिप में उनका सामना हो जाएगा आदमखोर वेंडिगोस से। लेकिन आज उन सब की ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आ गया जब वेंडिगोस अपना खून से सना हुआ जबड़ा लेकर उनके सामने खड़े थे। हर कोई छुपा हुआ था, अपने मुंह को बंद कर रहा था कहीं कोई आवाज़ ना हो जाए, और वेंडिगोस चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। जॉनथन भी अपनी सीट पे चुपचाप बैठा हुआ था और कोई हरकत नहीं कर रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए, अपनी जान और लोगों की जान कैसी बचाई जाए। तभी वहाँ बर्बादी का असली मंजर शुरू हो गया। उन सारे वेंडिगोस ने उस ट्रेन पर हमला करना शुरू कर दिया और ट्रेन को नुकसान पहुंचाने लगे। ट्रेन काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी, लेकिन वेंडिगोस की ताकत भी कम नहीं थी। वो अपनी पूरी जान लगा रहे थे उस ट्रेन को बर्बाद करने के लिए और ट्रेन के अंदर घुसने के लिए और सारे इंसानों को कच्चा चबाने के लिए। लेकिन काफ़ी मशक्क़तों के बाद उस ट्रेन की एक खिड़की टूट गई और सारे वेंडिगोस ट्रेन में घुस गए। जैसे ही वो वेंडिगोस ट्रेन में घुसे, उन्होंने वहाँ पर कोहराम मचा दिया। हर तरफ सिर्फ बर्बादी होने लगी, लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। जॉनथन ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गया। वो समझ गया कि अब ट्रेन में रहना खतरे से खाली नहीं है। कई लोग वेंडिगो के वार से घायल हो गए थे। खून वहाँ पर ट्रेन में बिखर गया था और वेंडिगोस तबाही मचाए जा रहे थे। उनको रोकने का किसी को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि आखिर इन आदमखोरों को कैसे रोका जाए। हर कोई यही सोच रहा था कि अपनी जान कैसे बचाएं और दूसरों की जान कैसे बचाएं। एम्प्लॉयज़ बेबस थे, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे और हर कोई मदद बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगल होने की वजह से वहाँ नेटवर्क्स काम ही नहीं कर रहे थे।
लेकिन जॉनथन के दिमाग में एक आइडिया आया। जॉनथन छुपता छुपाता हुआ बोगी के किचन में चला गया और वहाँ से उसने चाकू को उठा लिया। वहाँ पर ढेर सारे बड़े साइज के चाकू रखे हुए थे और अब उसे समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। वहाँ पर जितने भी आदमी थे, जॉनथन ने सबको एक एक चाकू पकड़ा दिया और सबको कहा मरो या मारो। सबकी जान पर बनाई थी और सब ने जॉनथन की बात को मान लिया और वेंडिगोस पे हमला कर दिया। वेंडिगोस काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन चाकू के वार से वो घायल हो रहे थे। लेकिन सिर्फ चाकू काफ़ी नहीं था उन्हें मारने के लिए, लेकिन उन्हें थोड़ी देर के लिए शांत करने के लिए ज़रूर कारगर था। हर कोई अपनी पूरी जान लगा रहा था वेंडिगोस को रोकने की और वो लोग कामयाब भी हो रहे थे। जॉनथन अभी भी सोचे जा रहा था कि इनको कैसे मारा जाए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो आइडिया काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, लेकिन जॉनथन के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उसे कुछ ना कुछ तो करना था अपनी और दूसरों की जान बचाने के लिए, और उसने उस आइडिया को ही इस्तेमाल करना सही समझा। पूरी ट्रेन में अंधेरा था और फिर जॉनथन ने किचन में जाकर वहाँ जो गैस थे उन सब के नॉब्स को ओपन कर दिया और 2 मिनट तक चुपचाप खड़ा रहा। और जब पूरे किचन में गैस लीक हो गई पूरी अच्छी तरह से, तब उसने अपना स्मार्टफोन निकाला और अपनी फ्लैश लाइट को जलाया। पूरी ट्रेन में अंधेरा था, जिसकी वजह से उन सारे वेंडिगोस का ध्यान उस फ्लैश लाइट पर गया और सारे वेंडिगोस उस फ्लैश लाइट की तरफ टूट पड़े। जॉनथन ने उस फ्लैश लाइट को बंद कर दिया और अंधेरा का फ़ायदा उठाकर उस किचन से बाहर निकल गया और सारे वेंडिगोस उस किचन में घुस गए। और फिर वही किया जॉनथन ने जो उसने सोचा था। उसकी पॉकेट में एक लाइटर रखा हुआ था और फिर जॉनथन ने उस लाइटर को जलता हुआ छोड़कर उस किचन में फेंक दिया और दरवाज़ा बंद करके अपनी पूरी जान लगा के वहाँ से दूर भागा। और उस किचन वाली बोगी में एक जोरदार धमाका हुआ और उस धमाके में पूरी बोगी उड़ गई। जॉनथन की जान भी बाल बाल बची, लेकिन अब पैसेंजर्स सेफ थे। जब जॉनथन ने बाद में उस ब्लास्ट हुई बोगी को देखा तो मलबे के अंदर वही वेंडिगोस तड़प रहे थे और धीरे धीरे उन्होंने दम तोड़ दिया। वो सारे वेंडिगोस मारे गए। जॉनथन एक हीरो बन गया सबकी नज़रों में। अब सबको इंतज़ार था तो सिर्फ सुबह का, और अब कोई भी इस ट्रेन में और ज़्यादा सफ़र नहीं करना चाहता था। सब यहाँ से निकलना चाहते थे। जॉनथन ने वहाँ मौजूद पैसेंजर्स को देखा तो थोड़े बहुत लोग घायल हो गए थे उन वेंडिगोस के हमले में। उनकी चोटें काफ़ी ज़्यादा गहरी थी। उन्हें जैसे तैसे पट्टी करी गई और वो थोड़ा अच्छा महसूस करने लगे। वहाँ जैसे तैसे सारे लोगों ने रात गुजारी और फिर सुबह हुई। सुबह होते ही वहाँ कुछ लोग आए और जब उन लोगों ने वहाँ की हालत देखी तो सबकी रूह कांप गई। उन्होंने पटरी को ठीक किया और अगले ही स्टेशन पे सारे पैसेंजर अपने घर के लिए निकल गए। वो जो कंपनी थी जो कि ये टूर करा रही थी उस पर केस कर दिया गया और उस कंपनी को जितने भी लोगों का नुकसान हुआ था सबकी भरपाई करनी पड़ी। पॉल और स्टीवन काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे एक अच्छा सा व्लॉग शूट करने की, और उन्होंने व्लॉग की डेस्टिनेशन भी काफ़ी खूबसूरत जगह रखी थी। एक ऐसा जंगल जहां हर कोई जाने से डरता था। वो जंगल काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस था और लोगों के बीच उस जंगल के बारे में कई सारी बातें कही जाती थी। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उस जंगल में कई सारे ऐसे जीव हैं जो कि इंसानी दुनिया से छुपे हुए हैं, और अगर वो किसी इंसान के सामने आ जाए
तो वो इंसान जिंदा नहीं बच सकता ज़्यादा देर के लिए। ऐसी ही बातें सुनने के बाद पॉल और स्टीवन ने सोचा था कि क्यों ना उस जंगल में जाके एक व्लॉग शूट किया जाए और इंटरनेट पे डालकर थोड़ा नाम और पैसा कमाया जाए। और फिर जैसे ही उन्हें छुट्टियां मिली तो वो निकल गए उस जंगल के लिए। वो दोनों पहली बार किसी जंगल में रहने के लिए आए थे, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। वो दोनों सारा मिलके काम करते और रात को अपने अपने टेंट में सो जाते। एक ऐसी ही रात आई जब दोनों अपने अपने टेंट में सो रहे थे। तभी अचानक से जो पॉल है उसे टॉयलेट लगी और वो टेंट से बाहर आया और टॉयलेट करके वापस अपने टेंट में जाने लगा। तभी उसने स्टीवन के टेंट पे ध्यान दिया और स्टीवन से कुछ बात करने के लिए उसके टेंट के अंदर गया। उसने टेंट की चेन को ओपन किया और उसने अंदर देखा तो स्टीवन वहाँ नहीं था। ये देखकर पॉल थोड़ा सा चिंता में आ गया। फिर उसे लगा कि शायद स्टीवन इधर ही कहीं गया होगा, तो उसने स्टीवन को पुकारना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। दूर दूर तक स्टीवन का कोई नामो निशानी नहीं था। पॉल स्टीवन का नाम पुकारते हुए इधर उधर जाने लगा और फिर जब पॉल को स्टीवन नहीं मिला तो फिर पॉल जंगल के अंदर भटकने लगा। वो इधर से उधर घूमने लगा और स्टीवन को ढूंढने लगा, लेकिन स्टीवन का कोई नामो निशान नहीं था। काफ़ी लंबी दूरी तक वो स्टीवन को ढूंढते रहा और वापस थक हार कर टेंट के पास आया तो उसने देखा कि स्टीवन पेड़ के नीचे बैठा हुआ है आग के पास। और वो पॉल से बोला कि कहाँ थे? मुझे एक जगह मिली है, हम वहां चलते हैं। यहाँ रहने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, हम उस जगह जाते हैं। पॉल को कुछ ज़्यादा बातें समझ नहीं आई और उसने कहा कि क्या हो गया, कोई अच्छी जगह मिली है क्या रहने के लिए, लेकिन तू ऐसी आवाज़ में क्यों बात कर रहा है। और फिर स्टीवन ने जवाब दिया कि मेरा गला खराब हो गया, मेरी आवाज पता नहीं क्यों बदल रही है। आवाज को छोड़ो, मैं कहता हूं मुझे एक अच्छी सी जगह मिली है, यहां से टेंट वगैरह बांध वहां रहने के लिए चलते हैं। पॉल ने वैसा ही किया और टेंट वगैरह सबको फोल्ड करके दोनों अपने अपने बैग्स को उठाकर वहां से चल दिए। पॉल जो है वो स्टीवन के पीछे पीछे चल रहा था और स्टीवन पॉल को लेकर आगे बढ़ रहा था। काफ़ी देर तक चलने के बाद जब पॉल थक गया तो उसने स्टीवन से कहा कि अबे और कितनी देर चलना है भाई, मैं तो काफ़ी ज़्यादा थक गया। जिसके जवाब में स्टीवन ने कहा कि कुछ देर और तकरीबन आधे घंटे चलने के बाद वो एक गुफा के पास आ गए और फिर स्टीवन ने पॉल को देखते हुए कहा कि वो देख कितनी अच्छी जगह है, हम वहीं रहेंगे, ठीक है। और फिर पॉल ने उस गुफा को निहारा और उसने कहा कि अरे अंदर अंधेरा बहुत है यार, सब कुछ ठीक तो अंदर, तूने देख लिया ना, किसी जानवर वगैरह का तो नहीं है, पता चले कोई शेर वगैरह आके हमें अंदर ही। जिसके जवाब में स्टीवन ने ना में जवाब दिया और फिर पॉल और स्टीवन उस गुफा में चले गए। स्टीवन ने उस गुफा में आग लगाई और दोनों उस आग के पास बैठ गए। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, लेकिन स्टीवन किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। और बात करते करते पॉल का ध्यान गुफा के कोने में गया और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखें खौफ से बाहर आ गई। उसने देखा कि इंसान की कटी हुई लाशें कोने में पड़ी हुई हैं और ये देखकर उसने स्टीवन से कहा कि अब एक किसकी गुफा में आ गए, एक कोने में देखना। और फिर स्टीवन ने उस कोने में देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि क्या है उधर? एक कटा हुआ हाथी तो है, इसमें घबराने की क्या बात है? और जब पॉल ने स्टीवन का ऐसा बिहेवियर देखा
तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और उसने घबराते हुए कहा कि अबे पागल है क्या, किसी इंसान का कटा हुआ हाथ रखा हुआ है उधर, तू कह रहा है कि क्या हो गया? अबे यहाँ से निकल, मुझे लगता है ये किसी आदमखोर की है, अगर वो यहाँ आ गया तो दोनों मारे जाएंगे। जिसके जवाब में स्टीवन ने हंसते हुए कहा, दोनों नहीं, सिर्फ एक, और मैं नहीं, सिर्फ तू मारा जाएगा। और ये कहते ही स्टीवन देखते ही देखते एक वेंडिगो में तब्दील हो गया और पॉल को पता चल गया कि उसे फंसाया गया है। और फिर उस वेंडिगो ने हंसते हुए कहा कि तेरे दोस्त को खाने में बहुत मजा आया, लेकिन मेरा पेट नहीं भरा, और अब तेरी बारी है। और जब पॉल ने ये बात सुनी तो वो अपनी पूरी जान लगाकर वहां से भागा और भागते भागते काफी दूर पहुंच गया। लेकिन वेंडिगो की रफ्तार के आगे इंसान की रफ्तार कुछ भी नहीं होती। देखते ही देखते उस वेंडिगो ने पॉल को पकड़ लिया और उसे घायल कर दिया, लेकिन उसकी पकड़ से छूटकर जैसे तैसे वो भागने लगा। लेकिन वो ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाया और गिरकर बेहोश हो गया। उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसका राइट हैंड पूरा शोल्डर से लेके गायब है। वो देखकर उसकी आंखें खौफ से फिर से बाहर आ गई और उसे पता चल गया था कि अब उसका बचना मुमकिन नहीं है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो जैसे तैसे खड़ा हुआ और वहाँ से भागता हुआ, लंगड़ाता हुआ, गिरता हुआ जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। काफ़ी दूर चलने के बाद उसने देखा कि एक मेन रोड है सामने और वो वहीं पर गिर पड़ा। वहाँ एक कार आई और पॉल ने अपनी पूरी जान लगाकर चीखा। उस कार ड्राइवर की नज़र पॉल पे पड़ गई और उसने जब पॉल को उस हालत में देखा तो उसने कार को रोककर पॉल को अपनी कार में बैठाया और उसे लेकर हॉस्पिटल में पहुंच गया। पॉल की जान बच गई। उसका काफ़ी लंबे समय तक इलाज चला, लेकिन उसका दोस्त मारा गया। पॉल ने जो भी बातें उस जंगल के बारे में बताई, किसी ने उस बात का यकीन नहीं किया और सब ने यही कहा कि तुम्हें किसी जंगली जानवर ने घायल किया है और तुम्हारे दिमाग में सदमा लगा है जिसकी वजह से तुम ऐसी बातें कर रहे हो। ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। कहते हैं जिम्मेदारियां इंसान की उम्र नहीं देखती। अगर वो एक बार आ जाए तो इंसान को उन जिम्मेदारियों को निभाना ही पड़ता है, चाहे उसकी उम्र कितनी ही हो। ऐसे ही 18 साल का एक लड़का जिसका नाम वीर था, उसके पापा का देहांत तकरीबन 1 महीने पहले ही हुआ था और घर की सारी जिम्मेदारियां उसी के ऊपर आ गई थी। किताबों का साथ छोड़कर वो मजदूरी करने के लिए काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। कहीं पर भी उसे काम नहीं मिला क्योंकि उसकी उम्र कम थी। लेकिन कहते हैं ना, मजबूरी उम्र नहीं देखती और ना ही जिम्मेदारियां। मजबूरी में ही उसे काम ढूंढना पड़ रहा था, हर जगह भटकना पड़ रहा था, लेकिन उसे काम कहीं नहीं मिल रहा था। कोई भी उसे काम पे रखने को तैयार नहीं था। सबको पता था उसकी उम्र कम है और वो काम नहीं कर पाएगा ठीक से और गलतियां काफ़ी ज़्यादा करेगा। इसी की वजह से कोई उसे काम पे नहीं रख रहा था। लेकिन क्या करे, पेट की आग भी तो बुझानी थी। वीर हर जगह काम ढूंढता ढूंढता जा रहा था, लेकिन कहीं पर भी उसे काम नहीं मिल रहा था। काम ढूंढते ढूंढते वीर अपने गांव से बहुत दूर पहुंच गया और एक सुनसान इलाके में उसे एक फैक्ट्री दिखी। वीर को लगा कि चलो यहाँ चलते हैं, यहाँ पर काम ज़रूर मिल जाएगा। जब वो उस फैक्ट्री के पास गया और उसने आसपास का नज़ारा देखा तो हर तरफ सिर्फ जंगल था और वो फैक्ट्री उस जंगल के बीचों बीच थी। पहले तो वीर को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये फैक्ट्री इस जंगल के बीचों बीच क्यों बनाई गई है, लेकिन उसे जगह से क्या करना था, उसे तो काम चाहिए था। इसलिए वो उस फैक्ट्री के अंदर चला गया
और उसने देखा कि वहाँ 4 से 5 लोग काम कर रहे हैं और एक मैनेजर वहाँ पर अपनी टेबल पर बैठा हुआ है। वो उस मैनेजर के पास गया और उस मैनेजर से बोला कि सर मुझे काम चाहिए था, काम मिलेगा? जिसके जवाब में उस मैनेजर ने वीर को ऊपर से नीचे तक एक बार निहारा और उससे कहा कि उम्र कितनी है तुम्हारी? जिसके जवाब में वीर ने अपनी उम्र 18 साल बताई। और फिर उस मैनेजर ने वीर को देखते हुए कहा कि काम कर पाओगे? भारी काम है, काफ़ी मेहनत वाला, अगर कर पाओगे तो बताओ। वीर के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने हाँ में सर हिलाया कि वो काम कर लेगा। और फिर उस मैनेजर ने वीर से कहा कि देखो, काम तो मिल जाएगा, काम तो है हमारे पास, लेकिन दिन के वक्त में तुम अभी देख रहे हो लड़के हैं हमारे पास, लेकिन मैं चाहता हूं कि रात के वक्त भी यहाँ पर काम हो। अगर तुम रात के वक्त यहाँ पर काम कर सको तो मैं तुम्हें डबल सैलरी दूंगा, बताओ मंजूर है? डबल सैलरी का नाम सुनकर वीर काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने हाँ में सर हिलाया। और फिर उस मैनेजर ने वहां पर काम कर रहे कुछ लड़कों में से एक लड़के को बुलाया और उससे कहा कि ये लड़का यहाँ काम करेगा और इसे काम जरा सिखा दो। 2-3 दिन ये दिन में ही काम करेगा, तुम इसे काम सिखा देना और फिर ये नाइट शिफ्ट में काम करेगा, ठीक है? वो लड़का वीर को अपने साथ ले गया और उसे काम समझाने लगा। वीर भी काम समझने में अपना दिमाग लगा रहा था और उसे कुछ ही दिन में सारे काम की जानकारी हो गई। कुछ दिन बाद मैनेजर ने वीर की पुलिस वेरिफिकेशन कराई और सब कुछ क्लियर होने पे उस मैनेजर ने वीर को नाइट शिफ्ट संभालने की जिम्मेदारी दे दी। हर रात वीर का काम था कि वो रात के 9 बजे उस फैक्ट्री में आता था और सुबह के 7 बजे घर जाता था। और आखिरकार वो दिन आ गया जब वीर को नाइट शिफ्ट करने के लिए जाना था। पहली रात उसने उस जंगल के इलाके को देखा तो पहली बार उसे उस जंगल के इलाके से डर लगा, क्योंकि वो जितनी बार भी आया था पहले तो उस वक्त सुबह का वक्त था और सुबह के वक्त जंगल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, लेकिन अंधेरे में वो उतने ही भयानक और डरावने हो जाते हैं। वीर धीरे धीरे चलता हुआ उस फैक्ट्री की तरफ गया और चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाने लगा। वीर काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि दिन में इतना खूबसूरत दिखने वाला जंगल रात के वक्त कितना ज़्यादा भयानक हो जाता है। और फिर वीर उस फैक्ट्री के अंदर गया जहां पर सारे लड़के घर जाने की तैयारी कर रहे थे और फिर वहां पर मैनेजर भी अपना सामान पैक कर रहा था। सामान पैक करते हुए मैनेजर ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अपने काम को ठीक ढंग से करोगे और मैं सुबह आकर देखूंगा कि कितना काम हुआ है, मुझे निराश मत करना। ये कहकर वहां पर काम कर रहे सारे लड़के और मैनेजर वहां से चले जाते हैं और वीर अपने काम में लग जाता है। रात के 12 बजे वो काम कर रहा था और उसे काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी, जिसकी वजह से वो एक कोने में जाकर बैठ गया और सांसें लेने लगा। वो दम भर ही रहा था, तभी अचानक से उसे कुछ आवाज़ें आने लगी और वो फैक्ट्री के बाहर गया तो उधर कोई भी नहीं था। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। वीर को लगा कि शायद ये उसके दिमाग का वहम है, जिसकी वजह से उसने इन सब बातों को इग्नोर किया और वो फैक्ट्री में वापस घुस गया अपना काम करने के लिए। वो अपने काम को कर रहा था और उसे तभी अचानक से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई और वीर जब वहाँ भागते हुए पहुँचा तो देखा उसने कि वहाँ एक घायल आदमी पड़ा हुआ है जिसे काफ़ी बुरी तरह से चोट लगी है। वीर ने जब उस घायल आदमी को देखा तो उसकी हालत खराब हो गई और वो भागते हुए उस घायल आदमी के पास गया। वीर के पास मोबाइल भी नहीं था जिससे वो मदद बुलाए और यही बात वीर ने हकलाते हुए उस घायल आदमी से बोली और फिर उस घायल आदमी ने अपनी जेब की तरफ इशारा किया और जब उस वीर ने उस घायल आदमी की जेब चेक करी तो उसमें फ़ोन रखा हुआ था। वीर ने तुरंत मदद बुलाई और कुछ ही समय में वहाँ पर एम्बुलेंस पहुँच गई। एम्बुलेंस जब वहाँ पहुँची तो उस घायल आदमी की हालत देखकर वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सबकी हालत खराब हो गई। उन आदमियों ने जो कि एम्बुलेंस में आए थे उन्होंने उस घायल आदमी को स्ट्रेचर पर लेटाया और उसे एम्बुलेंस में बैठाकर वहाँ से ले गए। वीर ने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देखा था जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन वो
काम पर नया नया था, जिसकी वजह से उसे अपने काम पर फोकस करना पड़ रहा था। वो वापस से फैक्ट्री में गया और अपने काम पे लग गया, लेकिन उसे एक बात परेशान कर रही थी। क्या था वो जिसने उस आदमी को इतनी बुरी तरह से घायल कर दिया? सुबह हुई और सुबह जब वीर अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक से वहां पर पुलिस आई और पुलिस ने वहां पर पूछताछ करना शुरू कर दिया। और फिर पुलिस ने उस मैनेजर से पूछा, रात के वक्त यहाँ कौन सा लड़का काम कर रहा था? जिसके जवाब में मैनेजर ने वीर की तरफ इशारा किया और वो पुलिस वाले वीर की तरफ आए और उन्होंने वीर से कहा कि अच्छा, रात के वक्त तुम यहाँ काम कर रहे थे, यानी कि उस घायल आदमी को एम्बुलेंस में बैठाकर वहाँ हॉस्पिटल भेजने वाले तुम ही थे? जिसके जवाब में वीर ने हाँ में सर हिलाया। और फिर उन पुलिस वालों ने वीर से पूछा कि ये पता है कुछ कि हुआ क्या था? फिर वीर ने बताया कि सर, मैं यहाँ काम कर रहा था और अचानक से मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई और जब मैं वहाँ बाहर गया तो देखा तो ज़मीन पे वो आदमी काफ़ी घायल हालत में तड़प रहा था, जिसे देखकर मैं पहले तो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया, लेकिन मेरे पास फ़ोन नहीं था और फिर वो जो घायल आदमी था उसने मुझे इशारा किया अपनी पॉकेट के अंदर, तो मैंने उसके पॉकेट में हाथ डाला तो उसमें फ़ोन था और फिर मैंने एम्बुलेंस बुलाई। और जब पुलिस वालों ने ये बातें सुनी तो पुलिस वाले भी थोड़ा सोच में पड़ गए और वो पुलिस वालों ने फिर उस मैनेजर से पूछा, यहाँ कोई जंगली जानवर वगैरह रहते हैं क्या? जिसके जवाब में उस मैनेजर ने ना में सर हिलाया और फिर पुलिस वाले वहाँ से सर खुजाते हुए चले गए। उन्हें कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। वीर तो पहले दिन ही काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था, लेकिन काम वो छोड़ नहीं सकता था क्योंकि इतनी मेहनत के बाद तो उसे एक काम मिला था। अगर वो भी छोड़ देगा तो उसके घर का गुजारा कैसे चलेगा? इसी की वजह से उसने काम छोड़ना सही नहीं समझा। हर रात वो आकर वहाँ पर काम करता रहा और कई दिन ऐसे बीत गए, लेकिन कई दिनों बाद वो पुलिस वाले वापस आए और उन्होंने बताया कि उस आदमी को जिसने घायल किया था वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा पतला था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। सीधी भाषा में बोलूं तो वो आदमखोर था। इसका मतलब यहाँ पर कोई ऐसा जानवर है इस इलाके में जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा कोई जानवर यहाँ रहता भी है या नहीं? कभी आपको कुछ ऐसा दिखा हो जो कि अजीब हो? क्योंकि केस काफ़ी ज़्यादा उलझता जा रहा है। वो आदमी जैसा बता रहा था कि वो घायल आदमी ने बताया कि वो इस जगह से दूर एक रोड से अपनी कार में सफ़र करता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक से उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया क्योंकि उसके कार के सामने कुछ अजीब सा आ गया था। और जब उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ तो उस आदमी का कहना है कि उसने एक भयानक से क्रिएचर को देखा जो कि तकरीबन 8 फुट का था और उसने उस आदमी को पकड़ के काफ़ी बुरी तरह से घायल कर दिया और अपने साथ अपने हाथ में उठाकर ले गया। लेकिन तभी अचानक से पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो क्रिएचर वहाँ से भाग गया, उस घायल आदमी को यहीं पर छोड़कर। ये बात सुन के वहाँ पर खड़े सारे लोग अपने सर को खुजाने लगे। किसी के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। किसी ने ऐसे जीव को नहीं देखा था जिस जीव के बारे में वो घायल इंसान बता रहा था। लेकिन अगर वो जीव सच में है तो इसका मतलब कि ये जगह सेफ बिल्कुल भी नहीं है। वीर ने जब ये सारी बातें सुनी उसे एक बात का तो यकीन हो गया कि रात के वक्त उसे और भी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि रात के वक्त वो क्रिएचर निकलता है। रात के वक्त वीर फैक्ट्री में काम कर रहा था। तभी अचानक से उसे कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी और जब वीर ने उन आवाज़ों का पीछा किया तो वो एक दरवाजे के पास पहुंचा जो कि बंद था और उस दरवाजे के उस पार से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी, जिसे सुनकर वीर जैसे सन रह गया हो। वो आवाज़ें सुनने में काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी, जैसे किसी अजीब से क्रिएचर को उस कमरे में बंद कर रखा हो। वीर इतना तो समझ गया था कि ये जो फैक्ट्री है उसका यहाँ होना और उस क्रिएचर का भी यहाँ होना ये कोई आम बात नहीं है। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन है, क्योंकि इस पूरे इलाके में कोई भी जंगली जानवर नहीं रहता
और ना ही कोई आदमी कारोबार के लिए इतने सुनसान जगह पर फैक्ट्री को लगाता है। वीर के दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन और एक रात वीर अपने काम पर आया और वहाँ पर सारे लोग काम कर रहे थे। मैनेजर भी अपनी जगह पर बैठा हुआ था। मैनेजर वीर को काम समझा रहा था कि आज की रात वो क्या क्या काम करेगा, और वीर भी काम को समझ रहा था। लेकिन वीर ने नोटिस किया कि मैनेजर कुछ अजीब हरकतें कर रहा है, जैसे वो कभी अजीब अजीब चेहरे बना रहा है और कभी कभी जानवरों की तरह बर्ताव कर रहा है। ये सब देखकर वीर को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा और वीर ने मैनेजर से थोड़ी दूरी बना ली। वो मैनेजर वीर को काम समझा के वहाँ से चला गया और वो जो बाकी लड़के काम कर रहे थे डे शिफ्ट के, वो भी वहाँ से चले गए। लेकिन वीर को इतना तो पता था कि कुछ ना कुछ तो पंगा ज़रूर है यहाँ पर। वो सारे काम करने वाले लड़के वहाँ से निकल गए, वीर वहीं पर रुक गया और वो मैनेजर भी वहाँ से निकल गया। और मैनेजर जब वहाँ से जा रहा था तो वीर ने फैसला किया कि इस मैनेजर का पीछा किया जाए, और वीर उस मैनेजर का पीछा करने लगा। वीर ने खतरा तो बहुत बड़ा लिया था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसके पास कई सारे सवाल थे जिसका जवाब उसे चाहिए था। वीर ने जब उस मैनेजर का पीछा किया तो उसने देखा कि वो 5 लड़के भी उस मैनेजर के साथ ही जा रहे थे और वो सारे मिलकर एक गुफा के पास पहुंच गए। वीर उनका पीछा कर रहा था और एक पेड़ के पीछे छुप के उन सबको देख रहा था। और फिर जो उसने देखा, उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि वो मैनेजर और वो बाकी के लड़के जो कि डे शिफ्ट में काम करते हैं, वो एक दूसरे को घूरने लगे और देखते ही देखते वो वेंडिगोस बन गए। इसका मतलब कि वो सारे वेंडिगोस थे और रात के वक्त लोगों का शिकार करते थे। वीर सब कुछ छुप के देख रहा था और वीर को तो पहले अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या वो जो देख रहा है वो सच है कि नहीं। वो 5 के 5 वेंडिगोस थे। वीर इतने दिनों तक जिनके साथ काम कर रहा था वो सारे वेंडिगोस थे। वो सारे वेंडिगोस उस गुफा के अंदर घुस गए और वीर उन्हें सब को देखकर हैरान था। तभी अचानक से वीर का फ़ोन बजा। वीर ने काफ़ी दिनों तक काम किया था, जिसकी वजह से उसके पास थोड़े बहुत पैसे हो गए थे और उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके उसने फ़ोन ख़रीदा था। और जब फ़ोन बजा तो उसने देखा कि फ़ोन और किसी का नहीं, मैनेजर का है। और फिर जब वीर ने फ़ोन को उठाया तो उसके मैनेजर ने उससे पूछा कि भाई तू कहाँ पर है, मैंने तेरे को नाइट शिफ्ट संभालने के लिए किस लिए दी है और तू फैक्ट्री को अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया है। और वीर ये सारी बातें सुनकर हैरान था कि उस मैनेजर को कैसे पता चला कि वीर फैक्ट्री में नहीं है। वीर ने उसी वक्त बहाना बना दिया कि वो टॉयलेट करने के लिए थोड़ा सा बाहर आ रखा है, और ये कहकर वीर ने फ़ोन को रख दिया और भागता हुआ अपनी फैक्ट्री के अंदर घुसा। और वीर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा। अगर उस मैनेजर को सच में पता था कि वीर उसका पीछा कर रहा है तो उसने वीर को मारा क्यों नहीं, क्योंकि वीर उसकी हकीकत को जान चुका था। और अगर उस वेंडिगो को पता ही नहीं है कि वीर उसका पीछा कर रहा था तो मैनेजर को कैसे पता चला कि वीर फैक्ट्री में नहीं है, क्योंकि दोनों तो एक ही हैं। वीर उस फैक्ट्री में पहुंचा और काम करने लगा, लेकिन उसके दिमाग में एक और चीज़ आई कि वो गुमनाम रास्ता भी तो है, वो दरवाज़ा जिसके पीछे आवाज़ें आती हैं। वो उस दरवाजे के पास भाग के गया और उसने उस दरवाजे से कान लगाया तो उसने कुछ आवाज़ें सुनी। उस दरवाजे के उस पार किसी को कैद करके रखा हुआ था और उसके मुंह में जैसे कपड़ा ठूस रखा। वो बार बार चिल्लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। और वीर ने जब कान लगाया तो उसे सब कुछ साफ साफ सुनाई देने लगा। तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। अब हम उस फैक्ट्री के मालिक हैं। तुम अपनी कर्मों की सजा को भोगोगे। जब तक हमें तुम्हारी जरूरत है तब तक तुम जिंदा हो, उसके बाद तुम्हें हम कच्चा चबा जाएंगे। वीर के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा था और फिर
वीर ने अपने काम पे ध्यान देना शुरू कर दिया और काम करने लगा। पूरी रात उसने काम की और सुबह मैनेजर वापस आया और जो भी काम उसने बताया था वो सारा काम पूरा था। तो उस मैनेजर ने वीर को घर जाने के लिए कहा। वीर भी घर चला गया, लेकिन इस वक्त उसका कुछ इरादा अलग था। उसने फैसला किया कि वो उस रास्ते पे जाएगा जहां वो मैनेजर रात में गया था, और वो 5 लड़के और वो मैनेजर जहां पर वेंडिगो में तब्दील हुए थे, वो वीर वहीं पर चला गया। और फिर उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें खौफ से बड़ी हो गई। उसने देखा कि कल रात तक जो वहां पर एक गुफा थी, वहां उस वक्त कोई भी गुफा नहीं थी सुबह के वक्त। ये देखकर मानो जैसे वीर का दिमाग ही चकरा गया हो कि इतनी बड़ी गुफा आखिर गई तो गई कहाँ। एक रात में गुफा कहाँ चली गई यही समझ नहीं आ रहा था वीर को, और वो अपने घर वापस चला गया, लेकिन उसके दिमाग में वही सब चल रहा था। वो शाम को वक्त वापस अपनी ड्यूटी पर आया और फिर वीर रात को फिर अपनी ड्यूटी पर आया और वो मैनेजर रोज की तरह वहां से चला गया और वो बाकी काम करने वाले लड़के भी। वीर को अब उन सबसे डर लगने लगा था, क्योंकि अब वीर को उनकी हकीकत पता थी और वीर उनसे काफ़ी ज़्यादा डरता था। लेकिन वो वहाँ से जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसे पैसे अच्छे मिल रहे थे और साथ ही साथ काम उसे आ गया था। वो बस यही सोच रहा था कि यहाँ पर जो भी चल रहा है उसका पर्दाफाश किया जाए। वेंडिगो से पंगा लेना उसके लिए भारी पड़ सकता था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वीर वापस से उसी मिस्टीरियस दरवाजे के पास गया और उसने जब वहां के आसपास की चीज़ों को छानबीन की तो उसे एक चाबी मिली, और उस चाबी को देखकर वीर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया क्योंकि वो चाबी दिखने में काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब थी। पहले अपने फ़ोन को निकाला और सोशल मीडिया पर लाइव आ गया क्योंकि उसे पता था कि अंदर काफ़ी कुछ भयानक हो सकता है। सोशल मीडिया पर लाइव होने के बाद उसने पुलिस को कॉल कर दिया और वो चाबी लेकर उस दरवाजे को खोलने लगा और वो चाबी काम कर गई और दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही वीर ने जो अंदर की हालत देखी उसे देखकर कोई भी आम इंसान पागल हो सकता था। वीर ने देखा कि अंदर कई सारी कटी हुई लाशें पड़ी हुई हैं और साथ में एक कुर्सी के ऊपर एक आदमी को बांध कर रखा हुआ है, और उस आदमी को देखकर वीर की हालत जैसे और भी ज़्यादा खराब हो गई क्योंकि वो आदमी जो कुर्सी पर बंधा हुआ था वो और कोई नहीं, वही मैनेजर था। और वीर को कुछ भी समझ नहीं आया कि ये सब हो क्या रहा है। वीर ने उस आदमी को आज़ाद करवाया और उससे कहा कि आप तो घर चले गए थे, लेकिन आप यहाँ पर कैसे? जिसके जवाब में उस आदमी ने वीर के पैर पकड़ लिए और रोने लगा और उसने कहा कि तुमने मेरी जान बचा ली। वीर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसका मैनेजर उसके पैर क्यों पकड़ रहा है और उसके मैनेजर को यहाँ पर बांध के किसने रखा। वो तो खुद वेंडिगो है। सब कुछ लाइव हो रहा था और पुलिस भी वहाँ पर किसी भी वक्त पहुँच सकती थी। तभी वहाँ एक आवाज़ सुनाई दी और ये आवाज़ सुन के वीर काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। वीर ने जब ये डरावनी आवाज़ सुनी तो उसके कदम पीछे की ओर भागने लगे और वो जो आदमी कैद में था वो भी वहाँ से निकल गया। तभी अचानक से वहाँ पर जो आया उसे देखकर वीर की आंखें और भी ज़्यादा चौड़ी हो गई क्योंकि वीर ने जो देखा उस देखा कि एक और आदमी जो कि हूबहू एकदम सेम टू सेम डुप्लीकेट, एकदम फोटोकॉपी उसके मैनेजर की तरह दिख रहा था, वो वहाँ पर आया और उसने गुस्से से वीर को देखा और उसने कहा कि मैंने तुम्हें काम के लिए रखा हुआ था, ना कि मेरी जासूसी करने के लिए और ना ही मेरा पर्दाफाश करने के लिए। ये कहकर वो अजीबो तरीके से मुस्कुराने लगा और देखते ही देखते एक आदमखोर वेंडिगो में बदल गया। वीर ने ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं किया और घबराने की जगह उसने वो जो रियल मैनेजर था उसे लेकर बाहर की ओर भागा और फिर उस दरवाजे को वापस से बंद कर दिया। वीर को लगा कि अब वो वेंडिगो बाहर नहीं आ पाएगा और मैनेजर ने बताया कि यहाँ से तुरंत निकलना होगा क्योंकि ये जो जगह है वो
इस जंगल में एक गुफा है, उससे जुड़ी हुई है। उस गुफा से यहाँ तक पहुँचा जा सकता है और उस गुफा से यहाँ से बाहर भी निकला जा सकता है। हो ना हो वो आदमखोर वेंडिगो उस रास्ते से होता हुआ फैक्ट्री की तरफ आता होगा। और ये जब वीर ने सुना तो वीर काफी ज्यादा घबरा गया। वीर उस आदमी को लेकर एक कोने में छुप गया और फिर वीर ने उस आदमी से पूछा कि ये सब हो क्या रहा है, जिसके जवाब में उस आदमी ने बताया कि तकरीबन 20 साल पहले वो यहाँ पर आया था। वो अमेरिका से पढ़ाई करके यहाँ पर फैक्ट्री को लगाना चाहता था, लेकिन हर जगह उसे ज़मीन की कीमत काफ़ी ज़्यादा पड़ रही थी और इसी के चलते उसने इस सुनसान अंधेरे घने जंगल में ज़मीन लेने का फैसला किया। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग रहते थे जो कि आदिवासी थे। वो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग थे। उस आदमी ने उन सारे आदिवासियों को वहां से पैसों के दम पर भगा दिया और पुलिस को भी पैसे खिलाकर अपने साइड में कर लिया और उनकी ज़मीन को हथिया कर उसने वहां पर फैक्ट्री बना ली। लेकिन उस आदमी को क्या पता था कि जिनकी वो ज़मीन हड़प रहा है वो खुद आदमखोर वेंडिगो है, जो कि इंसानी रूप लेकर वहां रहते थे ताकि किसी और को शक ना हो। और रात के वक्त वो वेंडिगो बनकर लोगों की हत्या करते थे और उनका शिकार करते थे। फैक्ट्री को स्टार्ट हुए कुछ ही दिन हुए थे और उन्होंने उस बिजनेसमैन को अपने कब्जे में कर लिया और खुद उस बिजनेसमैन का रूप लेकर इस फैक्ट्री के मालिक बन गए। लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि अभी भी बिजनेसमैन के पास काफ़ी सेफली रखी हुई थी, जिसके लिए उस वेंडिगो उसकी फैमिली ने बिजनेसमैन को जिंदा रखा हुआ था और कैद में रखा हुआ था। और तकरीबन आज 10 साल बाद वो आज़ाद हो पाया है। उस आदमी ने बताया, यानी कि उस फैक्ट्री के असली मालिक ने बताया कि जो वेंडिगोस हैं जिन्होंने उस असली मालिक को कब्जे में रखा था वो आम वेंडिगो नहीं है। आम वेंडिगोस जो होते हैं वो बस पागल आदमखोर होते हैं, लेकिन ये वेंडिगोस जो हैं वो चालाक समझदार हैं। तभी उन्होंने फैक्ट्री को हथियाना ही सही समझा और वो अब फैक्ट्री के पैसों से मौज उड़ा रहे हैं। वीर को ये सारी बातें काफ़ी ज़्यादा ऊट पटांग लग रही थी, लेकिन उसके पास इस वक्त इन सब चीज़ों पे विश्वास करने के लिए कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक से वहाँ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लग गई। इसका मतलब वो वेंडिगोस यहाँ आ गए हैं। उन वेंडिगोस ने पागलों की तरह फैक्ट्री में तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया और वो पागलों की तरह वीर को और उसे रियल मैनेजर ने इतनी ज़्यादा तबाही को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था और वीर ने चुपचाप वहाँ से निकलना सही समझा। वीर का ध्यान तभी अचानक से किसी चीज़ पर गया जो कि वो भूल गया था। वो भूल ही गया था कि वो सोशल मीडिया पे लाइव आया हुआ था। इसका मतलब जो फैक्ट्री में हो रहा है वो सारी हरकतें, वो सारे वारदात पूरी दुनिया देख रही है। तभी उसकी नज़र फ़ोन की तरफ पड़ी तो वहाँ पर लाखों की वॉचिंग थी और लोग पागलों की तरह कमेंट करे जा रहे थे। मैनेजर और वीर काफ़ी कोने में छुपे हुए थे, जिसकी वजह से उन वेंडिगोस को ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, लेकिन वो पागलों की तरह वहाँ पर बर्बादी मचा रहे थे। तभी अचानक से एक वेंडिगो ने, जो कि वहाँ बर्बादी मचा रहा था, उसने वीर को देख लिया और वो पागलों की तरह वीर की तरफ बढ़ा। लेकिन वीर ने वहाँ से फुर्ती से निकलना ही सही समझा और वो वहाँ से निकला। मैनेजर भी अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगा। वीर भागते हुए एक मशीन के पास पहुँच गया और वीर ने उस मशीन को देखा तो वो सामान उठाने वाली मशीन थी और वो सामान उठाने वाली मशीन हवा में ही वेट को लेकर रुकी हुई थी। वीर को वो मशीन चलाना आता था और उसने देखा कि वो वेंडिगो ठीक उस वज़न वेट के नीचे ही है और वीर ने बटन उसको दबा दिया और वो वेट सीधा उस वेंडिगो के ऊपर गिरा, जिसकी वजह से वो वेंडिगो घायल हो गया। और तभी अचानक से वहाँ पर टैंक्स की और कई सारे प्लेन्स की आवाज़ आने लगी और जब वीर ने बाहर देखा तो वहाँ पूरी आर्मी आ रखी थी और आर्मी के कई सारे जवान बाहर निकले और उन्होंने वहाँ का नज़ारा देखा और सारे वेंडिगोस को एक एक करके गोलियों से भूनने लगे।
वो वेंडिगोस किसी के भी कब्जे में नहीं आ रहे थे, लेकिन आर्मी ने जैसे तैसे उन्हें कब्जे में किया। वो वेंडिगोस पागलों की तरह चीख और चिल्ला रहे थे और तभी एक सोल्जर वहाँ टैंक लेकर आ गया और उसने उन सारे वेंडिगोस के ऊपर टैंक के गोले एक के बाद एक दागना शुरू कर दिए। और उस वीर ने जितने भी ज़्यादा कदम उठाए थे वो सब एक बहादुर इंसान की निशानी थी, जिसकी वजह से वो एक स्टार बन गया। उसने इंस्टाग्राम पे सब कुछ लाइव किया था, जिसे देखकर कई सारे लोग उसके फ़ैन हो गए थे। और वो जो फैक्ट्री का मालिक था वो तो जैसे गुलामी हो गया था वीर को उसने कई सारे पैसे डोनेट कर दिए और वीर एक काफ़ी ज़्यादा अमीर आदमी बन गया और उसकी गरीबी उसी वक्त ख़त्म हो गई। ये कहानी है जेरेड नाम के एक शिकारी की, जो कि जा रहा था कनाडा के सबसे खतरनाक जंगल में। वो जा रहा था एक ऐसे जंगल में शिकार करने के लिए जिस जंगल का नाम सुनते ही बाकी शिकारी काफ़ी ज़्यादा सहम जाते थे। उसे रास्ते के लिए एक साथी चाहिए था, क्योंकि उसे पता था कि जंगल के काम वो अकेले नहीं कर सकता, उसे एक आदमी की ज़रूरत तो थी ही। उसने कई शिकारियों से बात की, लेकिन कोई भी शिकारी उस जंगल का नाम सुनते ही वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। जेरेड समझ रहा था कि ये सारे शिकारी डरपोक हैं और इनमें हिम्मत ही नहीं है कि जंगल में जाके वो सब शिकार करे। वो अपनी गाड़ी के बाहर खड़ा था और सिगरेट पी रहा था। तभी अचानक से उसे एक आदमी दिखा जो कि काफ़ी ज़्यादा गरीब था। उसके पास ठीक से कपड़े भी नहीं थे। वो लोगों से भीख मांग रहा था और उस आदमी को भीख मांगता हुआ देख के जेरेड ने उसे अपने पास बुलाया। वो भिखारी खुश हो गया, उसे लगा कि जेरेड उसे कुछ खाने के लिए देगा और जेरेड ने उसे कहा कि भिखारी हो, भीख मांगते हो, खाने के लिए कुछ मिलता भी है दिन में कि नहीं। ये बात सुन के उस भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। उस भिखारी ने नाव में सर हिलाया। जेरेड ने उसका जवाब देखकर उस भिखारी से कहा कि सुनो, मैं एक शिकारी हूँ और मैं जा रहा हूँ कनाडा के एक जंगल में शिकार करने के लिए, और अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें काफ़ी अच्छी तरह से रखूँगा, खाना पीना सब मेरी जिम्मेदारी, बस तुम्हें छोटा मोटा काम करना पड़ेगा। चलो, मंजूर है तुम्हें? उस भिखारी के पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर वो जेरेड के साथ नहीं जाता तो वो भूख से वहीं मर जाता। उस भिखारी ने हाँ कर दी और फिर वो दोनों गाड़ी में बैठ गए और जेरेड ने गाड़ी बढ़ा ली उस जंगल की तरफ। जेरेड ने उस भिखारी से उसका नाम पूछा। उस भिखारी ने अपना नाम स्टीव बताया और फिर वो दोनों बातें करते हुए उस जंगल में पहुंचे। वो दोनों गाड़ी से उतरे और स्टीव आसपास देखने लगा। जंगल काफ़ी ज़्यादा घना भी था और डरावना भी। जेरेड ने स्टीव से पूछा, क्या हो गया, जंगल देख के घबरा गए? अरे घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे साथ इस दुनिया का सबसे बेहतरीन शिकारी मौजूद है, तुम्हें खरोच भी नहीं आने देगा, समझे? ये कहकर जेरेड ने अपनी गाड़ी की डिक्की खोली और उसमें से बंदूक निकाली और कुछ ज़रूरी सामान भी निकाला और सारा सामान लेके वो जंगल के अंदर चले गए। गाड़ी वहाँ नहीं जा सकती थी, इसलिए गाड़ी उन्होंने वहीं बाहर ही छोड़ दी। अंदर जाने के बाद उन्हें एक अजीब सी बदबू आने लगी। वो किसी लाश की थी। कोई लाश वहाँ पे काफ़ी बुरी तरह से सड़ रही थी। जेरेड और स्टीव को लगा कि किसी जानवर की लाश है जो कि सड़ रही है, इसलिए इतनी बदबू आ रही है, इसलिए उन दोनों ने ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक से जेरेड का पैर किसी चिपचिपी चीज़ पे पड़ा। जेरेड ने नीचे देखा तो वो थोड़ा सा घबरा गया, क्योंकि वो लाश जो सड़ रही थी वो किसी जानवर की नहीं बल्कि इंसान की थी। जेरेड ये देख के अपने कदम पीछे कर लेता है और स्टीव से कहता है कि ख्याल रखना, शायद यहाँ कोई जंगली जानवर है, मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूँ। वो पुलिस को इन्फॉर्म करने जा ही रहा था, तभी अचानक से उसे याद आता है कि अगर वो पुलिस को इन्फॉर्म करेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि उस जंगल में जाना इल्लीगल है, क्योंकि उस जंगल में काफ़ी मौतें हो रखी थी, इसलिए उस जंगल में जाना सरकार ने गैरकानूनी कर दिया था। जेरेड ये बात किसी को नहीं बताता और स्टीव के साथ जंगल में थोड़ा और अंदर चला जाता है। जेरेड को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, वो हिरणों की थी। हिरणों की आवाज़ सुन के जेरेड अपनी बंदूक तैयार कर लेता है और एक जगह पे स्टीव को छुपा देता है और खुद भी एक खाली शांत जगह पे बैठ जाता है निशाना लगा के। और जैसे ही कोई हिरण उसके निशाने पर आता है वो एक गोली चला देता है। वो हिरण घायल हो जाता है और जेरेड उस हिरण के पास आगे बढ़ता है।
और जैरेड उस हिरण की तरफ अपने कदम बढ़ाता है और वो जैसे ही हिरण की तरफ बढ़ रहा होता है उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। जैरेड अपने कदम पीछे ले लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ किस जानवर की हो सकती है। वो अपनी बंदूक को फिर से तैयार कर लेता है और स्टीव को छुपे रहने के लिए बोलता है। स्टीव जैरेड की बात मान के बाहर नहीं निकलता। जैरेड अपनी बंदूक से इधर उधर देखने लगता है कि आखिर कौन है ये जानवर जो इतनी अजीब आवाज़ें निकाल रहा है। कुछ देर बाद जैरेड सोचता है कि वो जानवर शायद चला गया है, इसलिए वो उस जंगल की बीचों बीच एक तंबू लगाता है और उस हिरण को पकाकर वो स्टीव को खाने के लिए देता है और खुद भी खाता है। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए वो एक आग जला लेते हैं और दोनों आग पे हाथ सेकने लगते हैं। हाथ सेकते सेकते वो दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बता रहे थे। जैरेड अपने बारे में बता रहा था कि कैसे उसने खतरनाक से खतरनाक जंगलों में जाके शिकार किया है और वहाँ पर सरवाइव किया है, और वहीं पर स्टीव के पास बताने के लिए कुछ था ही नहीं। स्टीव एक काफ़ी ज़्यादा गरीब परिवार से था, जिसके माता पिता की मौत स्टीव के बचपन में ही हो गई थी। तब से वो बेघर था, वो पढ़ लिख नहीं पाया, जिसकी वजह से उसे कोई ढंग का काम भी नहीं मिला। जैरेड ये सब सुन के स्टीव से कहता है कि चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब हम दोनों एक दूसरे की फैमिली है। खाना ख़त्म करने के बाद वो दोनों सो जाते हैं और तकरीबन रात के 1 बजे जैरेड को फिर से कुछ आवाज़ आती है। जैरेड को लगता है कि वो जंगली जानवर वापस से आ चुका है, इसलिए वो गन तैयार करके बाहर निकलता है और आसपास देखने लगता है। आवाज़ के कारण स्टीव भी उठ जाता है और वो जैरेड से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। जैरेड उसे चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि टेंट में ही अंदर रहो। जैरेड अपनी बंदूक लेके तैयार थे, अगर उसे कहीं से भी हलचल महसूस होती तो वो वहाँ पर शूट कर देता। तभी जैरेड को किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। स्टीव वो चीख सुन के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और जैरेड स्टीव को कहता है कि उसके साथ चले। जैरेड और स्टीव उस चीख का पीछा करते हैं और वो जो देखते हैं उसे देख के उन्हें यकीन नहीं होता। वो देखते हैं कि एक आदमी बुरी तरह से घायल है और उसके शरीर से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा है। जैरेड उसके पास तुरंत जाता है और पूछता है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया। वो आदमी कुछ बताने ही वाला था, तभी अचानक से वही आवाज़ वापस आती है। वो घायल आदमी एक ही बात बोलता है, बेंडिको। और ये बोलते ही उसकी मौत हो जाती है। जैरेड ये सब देख के हैरान हो गया था कि इतनी बुरी मौत कोई जानवर तो मार ही नहीं सकता, क्योंकि उस आदमी के पास भी बंदूक थी। और जब जैरेड उसका पॉकेट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये आदमी भी एक काफ़ी बड़ा शिकारी था, और इतने बड़े शिकारी को मार पाना किसी जानवर के बस की बात तो है नहीं। जैरेड समझ जाता है कि इस जंगल में कुछ ना कुछ तो अजीब ज़रूर है, इसलिए वो स्टीव से कहता है कि अब से हम और भी ज़्यादा सावधान रहेंगे और बस 2 ही दिन यहाँ रुकेंगे, क्योंकि 2 दिन में हमारा शिकार पूरा हो जाएगा और हम दोनों यहाँ से निकल चलेंगे। जैरेड उस लाश को दफना देता है और वो दोनों अपने टेंट में वापस आ जाते हैं। वो दोनों सोने की कोशिश कर रहे थे लेकिन किसी को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे तैसे स्टीव सो जाता है और जैरेड को भी नींद आ जाती है। जैरेड कच्ची नींद में सो रहा था, क्योंकि उसे पता था कि पक्की नींद में अगर वो सो जाएगा तो कुछ भी हो सकता है वो जानवर जैरेड पे भी हमला कर दे। तकरीबन रात के 3 बजे जैरेड की आंख खुलती है और वो देखता है कि स्टीव वहाँ पर है ही नहीं। जैरेड ये देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है। फिर जैरेड को लगता है कि स्टीव आसपास ही कहीं गया होगा। वो स्टीव को आवाज़ लगाता है लेकिन स्टीव का कोई जवाब नहीं आता, और तभी अचानक से स्टीव के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जैरेड उस दिशा में भागता है और वो देखता है कि स्टीव एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसको पेड़ के नीचे बैठा हुआ देख के जैरेड को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और वो स्टीव से पूछता है कि तू इतनी रात को यहाँ पेड़ के नीचे क्या कर रहा है, जिसके जवाब में स्टीव कहता है कि उसने एक बहुत ही अच्छी जगह चुनी है रुकने के लिए। जैरेड ये बात सुन के काफ़ी खुश होता है और वो कहता है कि चलो मुझे भी वहाँ ले चलो। स्टीव उसे अपने पीछे आने के लिए कहता है और उसे एक गुफा के पास लेकर आता है और वो जैरेड से कहता है कि ये रही वो जगह। जैरेड वो गुफा देख के थोड़ा सा हैरान होता है, क्योंकि उस गुफा में पूरी तरह से अंधेरा था। फिर जैरेड उस गुफा में जाता है और आग जलाता है। स्टीव जैरेड से पूछता है कि ये जगह अच्छी है ना।
जैरेड को भी वो जगह पसंद आई थी। जैरेड और स्टीव आराम कर रहे थे। तभी अचानक से जैरेड को एक चीज़ दिखी। जैरेड ने देखा कि गुफा के कोने में ढेर सारे कंकाल पड़े हुए थे और उसी कंकाल में एक कटा हुआ सर था, और वो कटा हुआ सर किसी और का नहीं, स्टीव का था। और अगर स्टीव का कटा हुआ सर उधर पड़ा हुआ है तो ये कौन है जो कि जैरेड के साथ आराम कर रहा है। जैरेड काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो स्टीव से पूछता है कि मेरे बारे में कुछ बताओ। स्टीव की ज़बान लड़खड़ा जाती है और वो पूछता है कि मैं क्या बताऊं। स्टीव कुछ नहीं बता पाता और जैरेड को पता चल जाता है कि ये स्टीव नहीं, उस नकली स्टीव को भी पता चल जाता है कि उसका भांडा फूट चुका है। इसलिए वो हंसने लगता है। होशियार तो बहुत हो तुम, लेकिन आज तो तुम मरोगी। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और ऐसा कह के वो एक विशालकाय 8 फुट के एक राक्षस में बदल जाता है जिसके शरीर पे मांस था ही नहीं। जैरेड वहाँ से अपनी पूरी जान लगा के भागता है, लेकिन उसके भागने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उस आदमखोर की रफ्तार जैरेड से काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। वो आदमखोर जैरेड को पकड़ लेता है, लेकिन जैरेड अपने ही पैर में छुपाया हुआ एक नाइफ निकालता है और उस आदमखोर के अंदर घुसा देता है और अपनी पूरी जान लगा के वहाँ से भागता है। जैरेड काफ़ी देर तक भागता रहता है और जंगल के बाहर निकल जाता है। तभी अचानक से वो देखता है कि वो रोड पे पहुँच चुका है और एक गाड़ी आ रही है। वो गाड़ी के सामने आ जाता है और गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। गाड़ी चलाने वाला गाड़ी रोकता है और बाहर निकलता है और उस जैरेड की हालत को देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उसे गाड़ी में बैठाता है। जैरेड कुछ बोलने की हालत में नहीं था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा घायल था। वो आदमी जैरेड से पूछ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, जिसके जवाब में जैरेड उसे जल्दी से वहाँ से निकलने के लिए कहता है। वो आदमी उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, जिसके जवाब में जंगल से एक चीख निकलती है। वो ड्राइवर भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से गाड़ी लेके तुरंत निकल जाता है।